अब आ रही है। हाँ, ये तो हिट हो गई। हमारा आधे से ज्यादा सेशन यानी बिना वॉइस के ही रिकॉर्ड हो गया। यानी बिना वॉइस के ही रिकॉर्ड हो गया। आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो चलो, अच्छा 20 सेशन में ही बोल दिया, नहीं तो पूरा सेशन ऐसे ही जाता। तो हम एक बार चीजों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो अभी तक मैंने बताया। हाँ, कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए। वो होता ये कि अब मैंने शेड्यूल नहीं किया है, मैंने उसको डायरेक्ट लाइव किया है, तो आपको लिंक पर जाकर ही ओपन होगा। ऐसे डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाओगे तो नहीं मिलेगा। करेक्ट है। ये दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं आपकी एक्टिविटीज नोटिस कर सकता हूं। तो हम चीजों को यहां पे समझने का काम करते हैं, है ना। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो रियल नंबर है उसका अगर ट्रांसलेशन करें तो आपने ट्रांसलेशन किया होगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक, नंबर मतलब संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक को और अच्छे ढंग से बोलूं, आपके फ्रेंड्स की लैंग्वेज में बोलूं तो असली, यानी असली संख्याएं। तो दिमाग में आता है कि सर असली संख्याएं ये है, तो फिर नकली क्या है। बोले नकली तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ जो अपन देख रहे हैं, छू रहे हैं, फील कर रहे हैं, सब असली है। तो यहां पे असली को यानी रियल नंबर को हम ऐसे बताएंगे, जैसे मैं खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। तो ये जो राइट हैंड को मैं जैसे एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटेंड करने पर किसको मिलकर आएगा, माइनस इंफिनिटी को। इस लेफ्ट हैंड को जैसे एक्सटेंड करूंगा तो ये किसको मिल के आएगा, प्लस इंफिनिटी को। और ये जो मिडिल पोर्शन है मेरी बॉडी, ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरे राइट में माइनस इंफिनिटी, मेरे लेफ्ट में प्लस इंफिनिटी। और दो नंबर्स के बीच तो इंफिनिटी नंबर्स होते हैं, तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच जो नंबर्स होंगे वो भी इंफिनिटी होंगे। और फिर बोला कि ठीक है सर, ये तो आप आ गए मेरे पिक्चर समझ में कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल है। तो सर जैसे कि किसी फैमिली में जो सबसे एल्डर पर्सन होता है वो घर का मुखिया होता है, चीफ होता है, ऐसे नंबर्स में जो चीफ है वो कौन है, रियल नंबर है। कौन है, रियल नंबर है। यानी नंबर्स का मुखिया रियल नंबर है। नंबर्स फैमिली का मुखिया कौन है, चीफ पर्सन रियल नंबर है। बोले सर ठीक है, ये भी समझ में बात आ गई कि जो दादाजी पर दादाजी है नंबर्स में वो तो रियल नंबर है। फिर हम अगर नीचे वाली जनरेशन को जाते हैं तो रियल नंबर से दो ब्रांच निकलती है, एक रेशनल को जाकर मिलती है, दूसरी इरेशनल को जाके मिलती है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, or we can divide this real number into in these two numbers. One is rational, second is irrational. ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक होगा रेशनल और दूसरा होगा इरेशनल। रेशनल को हम कैसे राइट करेंगे, इरेशनल को कैसे राइट करेंगे। तो अगर हम नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिखने में सक्सेस हो जाते हैं तो वैसा नंबर होगा रेशनल। और अगर हम P बाई Q के फॉर्म में इसको राइट नहीं कर पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू राइट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, तो ये इरेशनल नंबर है। यहां पे जो Q है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये Q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो क्या होगा, तो अगर हो गई तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन है।
जब एक हाथी को चींटी से डिवाइड कर रहे हो, ये हाथी बनाया मैंने, ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ये 4 पांव और ये उसकी आंखें, ये उसकी सूंड, ठीक है, और ये उसकी बॉडी, ये उसकी टेल, और ये बनाई मैंने चींटी। इसके भी मेरे को 4 पांव बनाने पड़ेंगे, बना देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं देखूं कि ऐसी कितनी चींटियां आ जाएगी हाथी में, तो अनकाउंटेबल है। ऐसी कितनी चींटियां आ जाएगी, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, ड्राइंग अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। ड्राइंग नहीं अच्छी लगी तो और भी बढ़िया, इंप्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इंफिनिटी पार्ट्स में हो जाएगा। अब देखो ये इंफिनिटी का जो साइन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको जज कर पाना कि ये माइनस इंफिनिटी होगा या प्लस इंफिनिटी होगा, इसलिए हम इस पोर्शन को स्किप करते हैं कि अब इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। पहले से ही ऊपर वाला माला खाली दिया है, इसको भरने में अभी टाइम लगेगा, तो इस पोर्शन को स्किप करो। तो उसने क्या किया, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं लेंगे। चलो सर ये बात समझ में आ गई कि रेशनल नंबर P बाय Q के फॉर्म में होगा, बाकी इरेशनल नंबर, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में राइट नहीं कर पाएंगे वो होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद क्या करेंगे, जो नंबर्स होंगे उनमें कोई भी रिपीटेशंस नहीं होगा, इसलिए वो इरेशनल नंबर्स होंगे। और यही क्वेश्चन सीबीएसई हमसे पूछता आ रहा है 4 सालों से, और इस साल भी यही पूछेगा। तो मैं सब टॉपिक्स पे आता हूं कि हम पहले पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देन आफ्टर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का जैसे मैंने पूछा किसी बच्चे से कि होता क्या है, तो वो चुप हो गया कि सर नहीं आता। मैंने कहा आएगा भी कैसे, जब कंपोजिट नंबर की बात होगी तो उससे पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। जब तुझको ये पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है तो कंपोजिट नंबर इजीली तेरे को पता लग जाएगा। इजीली पता लग जाएगा। बोले ठीक है सर, पहले मुझे प्राइम नंबर ही एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा ठीक है करते हैं एक्सप्लेन। मुझे ये बता कि ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर जिसके 2 फैक्टर हैं, स्टार्टिंग से बताना। तो उसने सबसे पहले 1 लिखा और बताया सर ये तो 1 से ही डिवाइड होगा। बोले इसको हटा दे, सर हटा दिया। बोले 2 लिख, इसको कितने नंबर से डिवाइड कर सकता है, तो 2 नंबर से। तो ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 2 होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। बोले सर आगे पिक्चर समझ में कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हों सारे प्राइम नंबर ही होंगे। फिर कंपोजिट नंबर सर, इसकी तो पिक्चर ही नहीं है समझ में। बोले आएगी धीरे से कि ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, ऐसे नंबर्स जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं सारे कंपोजिट नंबर होंगे। और सीबीएसई इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और फिर एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है, एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, कि ये एचसीएफ क्या है एलसीएम क्या है, और इसकी वर्डिंग प्रॉब्लम एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड। लास्ट वन
प्रूफ करना जैसे √3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। तो इतनी पिक्चर समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़े, क्योंकि बात यह है कि चीजों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। जब चीजें आपसे बनेगी तब नंबर आएंगे, है ना। कई बार तो ऐसा होगा कि चीजों को आप रट जाओगे और क्या लिख रहे हो भगवान जाने, खुद को भी नहीं आता समझ में। तो पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, कि बच्चा तो क्वेश्चन देख के तभी डर जाता है कि इसमें जो लिखा है वो समझ में ही नहीं आया। अब जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन कैसे करेगा? तो सॉल्यूशन करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू नो द क्वेश्चन डिटेलिंग। जब डिटेलिंग पार्ट आपका स्ट्रांग होगा, और ये डिटेलिंग पार्ट स्ट्रांग तभी होगा जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, और ये रीडिंग हैबिट तभी अच्छी होगी जब आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के वोकेब अच्छी करोगे। और वोकेब के लिए आपको डेली हार्ड वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। और जब भी आप लेसन को एक्सप्लेन करते हो, चाहे इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का हो, तो ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे अगर आपने मीनिंग का इंटरप्रिटेशन सही नहीं किया है, यानी सॉल्यूशन गलत। आप प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, यानी कोई नंबर है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 75, तो ये अभी कोई सा नंबर है, यानी इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि फिर से मल्टीप्लाई जब हम करें तो 75 आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी मेथड है जिसमें नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन किसके फॉर्म में? प्राइम के फॉर्म में। प्राइम नंबर की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स में कितने प्राइम होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कोई मिस हो रहा है तो जल्दी से बताओ। आगे के 1-2 नंबर्स कमेंट में लिखकर बताओ कितने होंगे। कितने नंबर्स होंगे इसके आगे जो प्राइम होंगे? ये फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स में हमने देखा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। अब ये जो 75 है, इसको ऐसे हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे प्राइम नंबर के फॉर्म में कि फिर से मल्टीप्लाई करने पे 75 है। तो हम पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस नंबर है ये ओड नंबर है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है सर। फिर अपन 3 से ट्राई करते हैं। तो बोले सर पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो, अगर मुझे समझ में आ गया तो कसम खाता हूं मैं ऊपर वाले की कि इसका डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 7 + 5 12 हो गया। बोले सर ये 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, यानी ये 75 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड किया तो 25 आया। बोले सर अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन है? 5। इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5। इसको अगेन 5 से डिवाइड किया तो 1, यानी जो 75 के प्राइम फैक्टर्स आए वो कौन आए? 3,
5 and 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। करेक्ट है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है। वेरी गुड। हाँ, 3 5 5 होंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमें आ गया तो हम किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे, और ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर मोर देन 2 होंगे वो हमारे पास कंपोजिट होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मर्ज करके क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट, और डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात आ गई हमारे समझ में। सर आप कोई और कॉन्सेप्ट बताओ जो रियल नंबर में हमने नहीं पढ़ा। तो ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हैं। जब हमारे पास नंबर्स के बजाय वेरिएबल्स होंगे तो किस तरीके से हम एलसीएम लेंगे और एचसीएफ लेंगे। तो जैसे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 4 वाई 3 आएगा। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर टर्म्स को लेंगे, हाईएस्ट पावर टर्म्स, और एचसीएफ निकालने के लिए लोएस्ट पावर टर्म्स को लेंगे। बोले ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गई है कि हमें कब हाईएस्ट पावर टर्म्स लेना है और कब हमें लोएस्ट पावर टर्म्स लेने हैं। तो हाईएस्ट पावर टर्म एलसीएम के केस में लेंगे। एलसीएम का जब हम फुल फॉर्म देखते हैं तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जब हम फुल फॉर्म देखते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो नाम में ये कम छोटा आता है और ये बड़ा आता है, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो एचसीएफ जिन नंबर्स का हम निकालते हैं उनसे छोटा आता है, और एलसीएम जिन नंबर्स का हम फाइंड आउट करते हैं उनसे ग्रेटर देन आता है। इसलिए एलसीएम में हमने बोला है हाईएस्ट पावर टर्म, और एचसीएफ में बोला है लोएस्ट पावर टर्म्स। तो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब और एक्स टू दी पावर 4 में हाईएस्ट पावर है एक्स टू दी पावर 4 की। वाई स्क्वायर वाई क्यूब में हाईएस्ट है वाई क्यूब। लोएस्ट पावर की बात हो रही है, यानी एक्स क्यूब और एक्स टू दी पावर 4 में एक्स क्यूब है। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई स्क्वायर है। यानी ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जिसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर टर्म्स आएंगे और एचसीएफ में लोएस्ट पावर टर्म्स आएंगे। क्लियर है? वेरी गुड प्रकुंज, करेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे जब वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, और एचसीएफ कैसे निकलेगा जब वेरिएबल हमारे पास होंगे। नंबर्स का जब हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैं यहां पे राइट करता हूं 65 एंड 104, इन दोनों का मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो आप जरा फाइंड करके बताइए कितना होगा एलसीएम, कितना होगा एचसीएफ।
whoever who is watching this video, try to share your friends, hit the subscribe button and join for the more updates. अभी तो पिक्चर शुरू ही है, आगे आगे ये होगा कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा तो ये जो क्लासेस का फ्रीक्वेंसी है इसको हम इंक्रीज करेंगे। डेली अगर हम हाफ एन आवर क्लास लेते हैं यानी 30 मिनट्स लेते हैं तो यही मानो विद इन 30 डेज आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा कि जो अगर एग्जाम में आया और आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हाफ ऑफ प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाती है जब हमें क्वेश्चंस की क्लियरिटी अच्छे से होती है। तो क्वेश्चन क्लियरिटी के लिए जैसे मैंने चीजें बताई कि आपको रीडिंग हैबिट सही करना पड़ेगी, दूसरा आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की क्लियरिटी लानी पड़ेगी और ये एक दिन में नहीं आएगा, एक रात में नहीं आएगा। इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी, चाहे आपको मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए या फिर और कोई टीचर आपको पढ़ाए, चीजें तो बनेगी, समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप सेल्फ उस चीज का प्रिपरेशन नहीं करोगे तो इससे लॉस होना जरूरी है। 520, लेट मी सी तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है। 13 5 जा 65, 13 8 जा 108, 40 and 13. Very good. 520 is LCM. Very good. LCM सही है। HCF बताओ जल्दी से कितना होगा। देखो होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उनके माइंड में ये माइंडसेट हो जाता है कि आप कैसा भी क्वेश्चन आए मैं एग्जाम में बना दूंगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि राइटिंग जब हम करने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। उन कैलकुलेशन में कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो 5 मिनट का सॉल्यूशन कब 20 मिनट ले लेता है नहीं पता लगता है। तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए और उस बेटर स्कोर के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर द बोर्ड एग्जाम। क्लियर है। एलसीएम भी सही है, एचसीएफ भी सही है। एलसीएम आएगा 13 और एलसीएम आया है 520। अब हम एक वर्डिंग प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। वर्डिंग प्रॉब्लम, राम है, राम की यहां पर ड्राइंग कर देते हैं। राम डांसर है, अच्छा डांस करता है, तो बोले चलो राम अपन एक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। बोले ठीक है सर। फिर हमने बोला श्याम को कि श्याम तुम इस क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हो। बोले ठीक है सर, करना क्या है आप तो ये बताइए। बोले कि राम और श्याम आप दोनों को एक रेस करनी है। बोले सर ठीक है, कहाँ पे रेस करनी है? 100 मीटर की, 200 मीटर की, 300 मीटर की, 400 मीटर की? बोले सर ह्यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड मैं आज तोड़ के रहूंगा, 11.2 सेकेंड का 100 मीटर में। आप तो बस 100 मीटर का ट्रैक बनाओ। मैंने कहा कि रुक 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 रुक, शांति रख, बताने दे, एक्सप्लेन करने दे, गाइडलाइन क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। तो फिर मैंने उनको क्राइटेरिया दिया। मैंने एक सर्कुलर ग्राउंड पर 400 मीटर का ट्रैक बनाया। ये उसका मिड पॉइंट था। यहां पर मैंने मिड पॉइंट किया, यहां से
रोप ली और ऐसा घुमा दिया तो वो तो बन गया। हालांकि वो विजुलाइज करोगे तो बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, बोर्ड पर छोटा ग्राउंड बना है। तो ये जो इनकी रेस स्टार्ट हो रही, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही ए से। राम और श्याम दोनों यहां पे खड़े हैं, राम भी और श्याम भी। अब राम को कितना टाइम लगता है 400 मीटर कंप्लीट करने में? 3 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? सेकेंड्स में बात कर लेते हैं। तो सेकेंड्स में इसको लगेंगे हमारे पास 150 सेकेंड्स। शाम को लगेंगे 130 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स। तो देखो टाइमिंग से ये तो समझ में आ गया कि राम मोटा है और इसका स्टेमिना भी नहीं अच्छा है, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। श्याम जो है अच्छा फिट एंड फाइन है, ये जब ट्रैक को कंप्लीट करेगा तो इसको जो टाइम है कम लगेगा 150 से। क्लियर? तो जब हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे कंप्लीट किया तो दोनों एक साथ नहीं पहुंचे। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अरे हम अगर ऐसा करें, ऐसा टाइम निकाले कि राम और श्याम जब स्टार्ट करे तो सेम टाइम पे करे और एंड करे तो सेम पॉइंट पर करे। पॉइंट यानी एंड लाइन, यानी यहां से स्टार्ट किया है तो दोनों साथ में यहां पे आ जाए, वो टाइम क्या होगा? बोले ये तो इम्पॉसिबल है। एक उठा क्लास में से और बोलता है कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं। मैंने बोला कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, हमें टेबल्स आती है और ये कॉन्सेप्ट कोई नए नहीं है, बस इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट। बोले आप 15 की टेबल बोलते जाओ और 120 की टेबल बोलते जाओ, एक ऐसा टर्म आएगा जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। तो जो सबसे पहला टर्म आएगा, कॉमन तो और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सबसे पहला टर्म आएगा इन दोनों के मल्टीपल में, वो क्या सबसे छोटा होगा? वो क्या सबसे छोटा होगा? इसलिए लिस्ट मल्टीपल इन दोनों का है, कॉमन इन दोनों में है, इसलिए ये होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हम जो टाइम निकालना चाहते हैं वो 150 और 120 के एलसीएम से ही आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमें वो टाइम निकालना है जब राम और श्याम दोनों इस पॉइंट पर आए एक साथ टुगेदर, तो जो हमें टाइम निकालना है वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो 150 का फैक्टराइजेशन होगा, 120 का फैक्टराइजेशन होगा और फिर हम उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा माइकल जैक्सन बन गया। ठीक है, ये वर्डिंग प्रॉपर करो, फिर हम क्लास एंड करते हैं। तो जैसे इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 150 का फैक्टराइजेशन कितना मिलेगा आपको? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। और जब 120 का करोगे तो 2 क्यूब 3, तो ये कितना हो गया? 12 और ये 5। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे।
क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है? इज देयर एनी डाउट? शेयर टू योर फ्रेंड्स, लिंक है, ऑप्शन आता है शेयर का, एंड आल्सो आस्क फॉर द सब्सक्राइब द चैनल so that whenever I take the next classes I can inform you before. तो हमने बात की कि हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए मैथ्स के लिए लास्ट आवर्स में। तो हमें टॉपिक्स चूज वो करने हैं जहां से हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, हमें सारे फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, हमें सबसे पहले अटेन हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चंस करने हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन द एग्जाम हॉल। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, इसके बजाय जो पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करोगे। आपके प्रेजेंटेशन में ध्यान रखोगे, आपकी राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल, कि अगर एग्जामिनर पढ़े तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के जो 5 से 10 पेज है ऐसे होने चाहिए कि आपको ऑस्कर मिल जाए क्रिएटिविटी के मामले में, ठीक है। और फिर लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, क्योंकि इस जो एग्जाम होती है सीबीएसई बोर्ड की, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हाँ बताओ डाउट, क्योंकि हम अभी सेशन एंड करने वाले हैं, तो आप अगर डाउट बता देते हो तो अपन उसको क्लियर कर लेंगे। बताइए डाउट। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज वी एंड द क्लास। अच्छा कुशल जी आइए, वेलकम हियर। कुछ नाश्ता पानी ठंडा गरम? टाइम सेकेंड में लिया, हाँ टाइम सेकेंड्स में लिया है, तो वो फैक्टर निकाल दिए, तो आंसर अगर सेकेंड्स में आता है 4, सपोज कि तुम्हारा एलसीएम कितना आया 480 आया सेकेंड्स, और ऑप्शन में मिनट्स है, तो इसको मिनट्स में कैसे चेंज करोगे? जब भी स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट बनानी पड़ती है, तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो मिनट्स आ जाएंगे कितने आ जाएंगे? 8 मिनट्स आ जाएंगे। बताओ डाउट हो तो मैं क्लास को थोड़ी देर और कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बोले अभी नहीं अटेंड करते, अभी अटेंड करेंगे तो पूरे 1 से 1.5 घंटे करना पड़ेगी। बोले सर जब रिकॉर्डेड डाल देंगे तो अपन स्पीड बढ़ाएंगे 2x, और वो 2 घंटे की क्लास को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ एलसीएम 600 आया, तो 60 सेकेंड से आप डिवाइड करोगे तो 10 मिनट्स आ जाएंगे। हाँ इस केस में मैंने एक अज्यूम किया कि अगर आपका एलसीएम आया 480 सेकेंड्स, तो जब आप उसको 60 से डिवाइड करोगे तो 8 मिनट्स आ जाएगा।
Is there any doubt? Let me know, otherwise I will end the class. है ना? बताइए डाउट. Comment your doubt. I am typing here. I have one more device. Proof question. Which type of proof? Trigonometry. इसको तो कोई डाउट नहीं है प्रकुंज को, लेकिन पाटीदार जी को डाउट है प्रूफ. लेकिन प्रूफ किसका करना है? चैप्टर 8 प्रूफ. चलो चैप्टर 8 प्रूफ की बात कर लेते हैं. देखो चैप्टर 8 में जो मेन चीज है वो क्या है? चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो यहां पे हम प्रूफ के क्वेश्चंस की बात करते हैं. प्रूफ डेट. तो प्रूफ का मतलब क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS. जब ये दो चीज आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा. लेकिन ये LHS इक्वल टू RHS करने में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी या फिर टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. तो पहली टेक्निक है बेस सेपरेशन. बेस सेपरेशन. सेकेंड टेक्निक रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन. थर्ड टेक्निक है आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. फोर्थ है एलजेब्रा आइडेंटिटीज. ये चार चीजें आपको आनी चाहिए जब प्रूफ के क्वेश्चंस आपको करना चाहिए. हाँ एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, लेकिन ये पहले चार चीजें मुझे बतानी जरूरी है. तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, जैसे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए. ये प्रूफ करना है. तो देखो क्या यहां पे बेस सेपरेशन से कोई फायदा है? हमने ले लिया LHS पार्ट. तो LHS में ये पोर्शन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. अब आप क्वेश्चन के LHS को देख के सोचो कि बेचारा सॉल्व कैसे होगा. इसमें हम क्या लॉजिक लगाए? क्या इसमें बेस सेपरेशन से काम हो रहा है? तो नहीं हो रहा है. क्या रेशनलाइजेशन इसमें करने से कुछ होगा? तो हाँ होगा. बोले क्या होगा? बोले हम एलजेब्रा की अगर आइडेंटिटी को याद रखें तो उससे अपना काम होगा. हम रेशनलाइजेशन करेंगे, राइट कर देंगे डूइंग द रेशनलाइजेशन या अप्लाई द रेशनलाइजेशन. ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका साइन चेंज कर देंगे. बहुत बढ़िया. बोला ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब यहाँ पे हम देखें कि तो a प्लस बी ए माइनस बी. बोले सर ये तो आपने जो नीचे आइडेंटिटी लिखी है ये तो डिक्टो वैसी है, एज इट इज है जैसे आपने लिखी है. बोले ठीक है अप्लाई करते हैं. तो अप्लाई करते हैं. तो इसको जब हमने अप्लाई किया तो ये क्या आया? 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर. नीचे वाले को जब अप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. 1 का स्क्वायर 1 होता है. अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो आप लोगों को ऐसे याद है जैसे फैमिली का कोई मेंबर का नाम. ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, ये बन गया न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन है,
डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाने के बाद कोस स्क्वायर ए होगा, जो स्क्वायर रूट से कट के कोस ए हो जाएगा। बोले सर इतना तो मैंने कर लिया था, इसके आगे मेरे को नहीं आ रहा था। तो चलो आगे का बताते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेक्निक्स लिखी है। स्पेशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं। क्या बेस सेपरेशन कर सकते हैं? बोले जी हाँ सर। तो कर दो 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए सेक ए हो गया और साइन ए अपॉन कोस टेन ए हो गया। बोले जी सर ये तो आरएचएस आ गया, नर्मदे हर। हाँ हो गया एक क्वेश्चन। चलो एंड करते हैं क्लासेस। स्टे ट्यून। एक और क्वेश्चन। हाँ मॉर्निंग में आ जा, मॉर्निंग में देखेंगे अब, ठीक है? है ना? वो डेटा भी उसका एंड हो रहा है, ठीक। और किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो यू कैन कमेंट हियर, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यू। टिल देन बाय बाय, सी you later. Don't forget to hit the subscribe button and share to your friends and the needy ones जिनको जरूरत है इस तरीके के वीडियोस की, राइट।